तो विद्यार्थीगण, जैसा कि आपको ज्ञात था कि बिहार बीपीएससी के द्वारा आयोजित, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किया गया टीचर का जो थर्ड फेज का एग्ज़ाम हुआ, जिसे 30 के नाम से लिखा जाता है, उसके एक पार्ट के बारे में तक लगभग कुछ क्वेश्चन मैंने बीते हुए घंटे में बतलाया, उसी से जुड़ा हुआ आगे का। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि अब आपको इसका जानकारी नहीं है, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं। स्पष्ट है कि सभी प्रश्न का उत्तर से आप भली भांति परिचित हैं। बीपीएससी उसका जो रिजल्ट उत्तर दिया है, मैं केवल उसी के संदर्भ में उसी को आधार बनाकर आपको बतला रहा हूँ। लेकिन इसका उद्देश्य केवल ये नहीं, उद्देश्य ये है कि आप हमारे अंदाजे बयां को समझिए, पढ़ाने के तरीके को देखिए, और यदि लगता है कि पढ़ाई के तरीका सही है, एक्सप्लेनेशन का सरलता के साथ, सटीकता के साथ की जाती है, तो संस्थान से जुड़ करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं 40 के लिए। क्योंकि आने वाले एग्जाम 2025 के चुनाव के पहले जो है वैकेंसियाँ और पर्याप्त मात्रा में उसका कम समय में रिजल्ट देते हुए आपको अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र आपके हाथों में आ जाएगी। तो भविष्य की योजना को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैं अपना परिचय दे रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाऊँगा, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका क्या होगा, जिससे आपको यदि लगता है कि यदि हम मुझसे जुड़ जाते हैं, राजधानी कोचिंग से जुड़ते हैं, तो हम लाभान्वित होंगे। जहाँ केवल कंटेंट, केवल तथ्य के साथ आपके सामने उसके विषयगत वस्तु को रखा जाएगा, और हर प्रश्न जो आने वाला संभावित है उसको ध्यान में रखकर आपको हर विषय का टॉपिक बाय टॉपिक इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि अधिकांश प्रश्न आपका टैली कर जाए। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन को देखे थे, वो क्वेश्चन था बंगाल के विभाजन, जो कि क्वेश्चन संख्या 74 था। अब है 79 कहता है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आपके सामने ये है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना पटना के गांधी मैदान के पास इंजमामुल इस्लामिया हॉल में 1934 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे आचार्य नरेंद्र देव इसके पहला अध्यक्ष थे, और पहला महासचिव जो चुने गए वो थे जयप्रकाश नारायण इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। लेकिन ये जो है तारीख में आपका ये जो हर महीना में पूछ रहा है, जून, जुलाई और मई, इसकी पहली जो बैठक हुई थी, स्थापना जो हुई थी 17 मई 1934 को। 17 मई 1934 को इसकी स्थापना पटना के इंजमामुल इस्लामिया गांधी मैदान के पास जो हॉल है, उसी इंजमामुल इस्लामिया में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। और यहाँ देखिए आपका जून, जुलाई और मई 3 दिया हुआ है, तो मई 1934 तारीख है, 17 मई 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 17 मई 1934 को, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला जो प्रश्न आपके सामने है 81, भारत के नए संसद भवन में सांसदों की निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? संसद सदस्य, हम लोग का जो संसद सदस्य होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टियां हो, आज बीजेपी सत्ताधारी है, कल बीजेपी विपक्ष में था, आज कांग्रेस विपक्ष है, कल कांग्रेस सत्ताधारी था, तो विभिन्न विषयों पर संसद का काम, संसद को बोलते हैं विधायिका, लेजिस्लेटिव, तो उद्देश्य होता है किसी भी विषय पर, सामाजिक समस्या पर, राजनीतिक समस्या पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करना, उसके तथ्य और फैक्ट के बारे में जानना। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है कि लोकतंत्र में निर्णय तो बहुमत दल लेता है, लेकिन अल्पमत को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर होता है। लेकिन अल्पमत
को जो बातें रखनी होती है, लोकतंत्र में हर कार्य जो है, विशेषकर संवैधानिक लोकतंत्र में सरकार बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाता है, लेकिन नियम वही रह जाता है। तो कुछ निश्चित नियम, कुछ निश्चित अनुशासन होनी चाहिए। ना कि आज आइए कहीं हमको इस विषय पर पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, ना इस विषय पर आज हमको बताइए इकोनॉमिक्स बताइए, इस टॉपिक बता दीजिए। पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स, विद्यार्थी कहना है अभी हमको हिस्ट्री पढ़ाइए। तो इस प्रकार से अलग अलग, कोई विद्यार्थी हिस्ट्री की मांग करेगा, कोई इकोनॉमिक्स की मांग करेगा, पढ़ाई तो होगी नहीं। तो राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी संसद में जो चर्चा परिचर्चा होती है, उसका कुछ निश्चित परिवेश है, निश्चित अनुशासन है, किस विषय पर किस परिस्थिति में चर्चा की जाएगी। और आज का हमारा विपक्ष जो है तख्ती लेकर पहुंचता है आज इस विषय पर चर्चा, जिसके न कोई पूर्व नोटिस, न कोई सूचना, जहां उद्देश्य केवल संसद की कार्य को बाधा डालना। यही भारत के विपक्ष की पहचान रह गई है कि आना है और संसद की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। एक तरफ कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कितने गर्व के साथ बोलते हैं कि संसद का सत्र नहीं चलने देंगे, अर्थात नहीं चलने देना वो संविधान के कितना अनुकूल होता है। उस अवस्था में संविधान संसद में बाधा डालने के आरोप में टोटल 141 टोटल जो है अलग अलग दलों का 141 सदस्य को निलंबित किया गया था। 141 को निलंबित किया गया था। उसमें जदयू, आज सत्ताधारी जदयू है, कल विपक्ष था। जदयू का भी 11 था, डीएमके का 16, टीएमसी का 13, कांग्रेस का 41, और टोटल 141, अर्थात जो यहाँ विकल्प दिया हुआ है वह उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात एक से अधिक सही है। यहाँ भी देखिए बीपीएससी का उत्तर सही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, यकीनन तौर पर सभी विद्यार्थी से परिचित होंगे कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के निमंत्रण पर ही महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक संगठन की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रहे। दादा भाई नेहरू जी, जो विकल्प नंबर ए है, उन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड की संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय 1891-92 में ब्रिटिश संसद में चुने गए प्रथम भारतीय थे। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से एक। चलिए अगला जो प्रश्न है, मृदा का पलवार करना संबंधित है। पलवार, मृदा मतलब मिट्टी। अब मिट्टी को पलट देना, मिट्टी को जो है, एक होता है ट्रैक्टर से जुताई करना, और एक ट्रैक्टर में ही एक प्रकार का यंत्र होता है जो मिट्टी को नीचे से सीधा पलट देता है। उसका क्या उद्देश्य होता है? तो कहता है उससे खरपतवार की वृद्धि को रोक देते हैं, क्योंकि सीधा सीधा मिट्टी को नीचे उलट देते हैं तो जितने खरपतवार हैं वो मिट्टी के तर दब जाते हैं, जिससे चलते उनका वृद्धि रुक जाता है। मृदा की उर्वरकता और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी, जो कि नीचे की मृदा में सूर्य का प्रकाश, विभिन्न प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस जो उसमें जीवाश्म होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे कि पैदावार में वृद्धि होती है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, मतदाता सत्यापित कागज अर्थात वीवीपैट, जब वोट देते हैं देखते हैं कि उस पर जिस पार्टी को वोट देते हैं उसका चुनाव चिन्ह जो है सामने अगले मशीन पर दिखता है कि आपने जो बटन दबाया उसी पार्टी को वोट पड़ा सत्यापित की जाती है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर भी विकल्प आपका 2013 सही है। पहली बार नागालैंड, पहली बार जो है नागालैंड के विधानसभा के चुनाव में एक सीट पर, एक स्थान पर वीवीपैट को प्रयोग में लाया गया। और उसके पश्चात जो है 2014 में इसे प्रयोग के तौर पर 8 लोकसभा के क्षेत्र में इसे प्रयोग में लाया गया। और 2019 से 2019
19 से संपूर्ण विधानसभा और संपूर्ण लोकसभा में इस मशीन को प्रयोग किया जाने लगा। संपूर्ण देश में इसको प्रयोग में लाया गया। तो कहता है पहला बार अस्तित्व में कब आया, पहला बार प्रयोग में कब आया, तो 2013 नागालैंड में इसे प्रयोग में लाया गया। यहाँ भी देखिए उत्तर सही है। जैसे ईवीएम मशीन का प्रथम प्रयोग जो है 1982 के केरला के पारुल विधानसभा में, केरला के पारुल विधानसभा में पहली बार 1982 में प्रयोग में लाया गया था। और 2004 में संपूर्ण देश में ईवीएम मशीन से ही वोटिंग कराया गया। चलिए अगला सवाल जो आपके सामने है, अगला सवाल कहता है कि निम्न में कौन भारतवर्ष का प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। अब तक एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी 1977 में नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति चुने गए, इनके खिलाफ कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं था। अब एकमात्र उम्मीदवार जनता पार्टी के ओर से एकमात्र उम्मीदवार थे, तो एकमात्र यही राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए, सर्वसम्मति से चुने गए। शेष जब भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुने गए तो केटी शाह उनके खिलाफ उम्मीदवार थे। तो हर बार कोई न कोई उम्मीदवार रहा, एकमात्र। दूसरा इनके साथ रिकॉर्ड और भी है, नीलम संजीव रेड्डी ये पहला राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम के पद पर भी काम कर चुके थे। और एक रिकॉर्ड है कि यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जो एक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़कर हार गए। पहली बार जब चुनाव लड़े थे 1969 में, तब राष्ट्रपति के तौर पर ये उम्मीदवार के तौर पर बीबी गिरी से चुनाव हार गए थे। और दूसरी बार जब खड़ा हुए तो निर्विरोध चुन लिए गए। इनके नाम ये भी रिकॉर्ड है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरा व्यक्ति में, दूसरा क्रम में तीसरा राष्ट्रपति रहे। 1952 से लेकर 62 तक वो देश का 2 बार उपराष्ट्रपति और 62 से लेकर 67 तक देश के राष्ट्रपति के तौर पर काम किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1952 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में और 1952 से लेकर 1962 तक लगातार 2 बार, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। अर्थात यहाँ भी देखिए बीपीएससी का आंसर सही है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है 89 कहता किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी चाय का पार्क बनाने का विकसित करने की योजना बनाई है। अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और हुगली, ये तीनों नदी पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन हुगली नदी कलकत्ता के निकट जो है वो चाय बागान लगाने का, चाय टी पार्क स्थापित करने का, तो हुगली नदी हुगली, तो वह भी आपका विकल्प सही है। ऐसे भी ज्ञात है कि भारत में चाय जो है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इन सब जगह चाय की खेती आसानी से की जाती है। उसके लिए अनुकूल जलवायु वहाँ उपलब्ध है, पर्याप्त वर्षा भी होती है, क्योंकि चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जहाँ गर्मी भी अधिक हो और जहाँ वर्षा भी अधिक हो। अगला जो प्रश्न आपके सामने है करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन था। अगला जो सवाल है कहता है निम्न में से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर अर्थात यदि नक्शा पर हम देखते हैं तो नक्शा क्या, ऊपर का भाग जो होता है उत्तर होता है, तो सबसे उत्तरी क्षेत्र भी क्या हो गया, तो सबसे उत्तरी भाग में आपका लद्दाख का क्षेत्र है। लद्दाख के नीचे का जो क्षेत्र है वो कश्मीर का क्षेत्र है, उसके जो नीचे का क्षेत्र है वो जम्मू का क्षेत्र है। तो जम्मू दक्षिण में, जम्मू के उत्तर में कश्मीर, कश्मीर के उत्तर में लद्दाख। अब पर्वतमाला को आप देखें, पीर पंजाल जो है जम्मू और कश्मीर को अलग करती है। अर्थात पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू और पीर पंजाल के उत्तर में कश्मीर है। पीर पंजाल से ही बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल से ही बनिहाल दर्रा गुजरती है, जिससे जवाहर सुरंग
2.85 किलोमीटर लंबी, कभी भारत की सबसे लंबी सुरंग हुआ करता था। इसी सुरंग के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को आपस में जुड़ जाती है। तो सबसे दक्षिण में जम्मू, उसके बाद है जास्कर श्रेणी, उसके बाद है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जो है वो कश्मीर और लद्दाख को अलग करती है, कश्मीर और लद्दाख को। उसके बाद है लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम जो है वो अधिकृत पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, अर्थात लद्दाख का वो क्षेत्र जो POK के नाम से जाना जाता है, जो POK के नाम से जाना जाता है। तो काराकोरम K2, जहाँ का सर्वोच्च चोटी K2 8,611 मीटर, जो भारत का तो माना जाता है लेकिन वो पाकिस्तान के कब्जे में है। इस प्रकार से देखिए यहाँ भी BPSC का सही उत्तर आपका दिया गया है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। अगला जो प्रश्न आपका है, आदित्य L, ये जो है सो सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छोड़ा गया अंतरिक्ष था। अंतरिक्ष अनुसंधान के उपग्रह थे और उपग्रह का परीक्षण जब भी होता है तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से होता है। यहाँ भी यह जो है 6 जनवरी 2024 को वहाँ आदित्य पहुँचा अपने नियत स्थान पर, सही है। इसमें 7 फ्लैग लगे ही थे, ये भी सही है। यह जो है एक से अधिक सही है, अर्थात करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन। अब देखिए संयोग से करंट अफेयर्स का जितना भी क्वेश्चन है उपयुक्त में से एक से अधिक का ये अधिकांश लगा हुआ है। अगला जो प्रश्न आपका है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण। अभी देखिए भारत में वर्षा होती है केरला से लेकर के पूरे पूर्वोत्तर भारत में आंध्र प्रदेश तक अभी वर्षा होती है। लेकिन तमिलनाडु में जब दक्षिण पश्चिम अभी जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून जब लौटती है तो लौटती हुई दक्षिण पश्चिम मॉनसून को बोलते हैं उत्तर पूर्वी मॉनसून, उत्तर पूर्व मॉनसून। और उस उत्तर पूर्व मॉनसून जब ये लौटती है मॉनसून, इस प्रकार से चलिए मॉनसून जो है सबसे पहले केरला तट पर प्रवेश करती है। केरला तट के बाद जो है ये भारत में यहाँ पर पाल घाट दर्रा से भारतीय सीमा में, भोर घाट दर्रा और थाल घाट दर्रा से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है और मानसून इस प्रकार से इधर आती है। फिर मानसून ऐसे लौटने लगती है। लौटने क्रम ये देखिए, ये हुआ दक्षिण पश्चिम और ये हुआ उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत से टकरा करके नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में वर्षा कराती है। तब उत्तर भारत में शीत ऋतु, ठंडा का मौसम चल रहा होता है। अब विकल्प देखिए क्या कहता है, तो विकल्प कहता लौटते हुए लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून जो उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। यदि लौटता हुआ नहीं रहता, दक्षिण पश्चिम तो गलत रहता, लेकिन लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मतलब उत्तर पूर्वी मानसून, यहाँ भी BPSC द्वारा दी गई उत्तर सही है। अगला जो सवाल है कहता है बाढ़ को रोकने का। अब देखिए बिहार बाढ़ से प्रभावित भारत के सबसे सर्वाधिक प्रभावित राज्य में से है। असम और बिहार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं बाढ़ से। केरला भी प्रभावित होता है, महाराष्ट्र भी होता है, उत्तर प्रदेश भी होता है। हर राज्य कहीं न कहीं बाढ़ से प्रभावित होते हैं। लेकिन अब राजस्थान जैसा राज्य भी बाढ़ से प्रभावित होने लगा है। तो बाढ़ से प्रभावित को रोकने के लिए क्या करना है? तो रोकने के लिए चराई करोगे, अधिक मात्रा में घास वगैरह को चरा देंगे तो मिट्टी का अपरदन होगा, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। क्योंकि घास, पेड़ पौधे मिट्टी के जो है बांध कर, उसका जड़ मिट्टी को बांध कर रखता है, मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह जाने से रोकता है। वनारोपण, वन बड़े पैमाने पर जब लगाते हैं तो वन क्या करता है, वो बरसात के मौसम में पानी को आगे बढ़ने से भी रोकता है और मिट्टी के अपरदन करने से भी वह रोकता है। तो सबसे वन को यदि काट देंगे तो अपरदन की मात्रा बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा पेड़ पौधा हरियाली रहेगा, प्राकृतिक वातावरण उतना ही बेहतर बना रहेगा। यहाँ हर प्रश्न देखिए BPSC का जो द्वारा दिया गया है सब सही प्रश्न। कुछ विद्यार्थी कहते थे कि प्रश्न बहुत सारा गलत दे दिया, यहाँ तो कहीं गलत है नहीं। अगला है फिर करंट अफेयर्स नहीं,
बिहार में कुल कितने मुख्यमंत्री 1950 से लेकर बिहार में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री हुए? तो व्यक्ति में नीतीश कुमार 23वें नंबर पर हैं और कह सकते हैं 2005 से लेकर बीच में थोड़ा सा जीतन राम मांझी का अवधि छोड़ दिया जाए तो 2005 से लेकर 2025 तक लगातार जो है, या अभी चलिए 24 चल रही है तो कंटिन्यू जो है सो बीच की अवधि थोड़ा सा जीतन राम मांझी उसमें है, नहीं तो लगातार जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के 9वीं बार शपथ ले चुके हैं। अलग अलग कई बार इस्तीफा दिए, कई बार दल बदले, लेकिन कंटिन्यू मुख्यमंत्री के पद पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां बहुमत होने के बावजूद भी कोई दूसरा तीसरा बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, उनके अपने प्रतिद्वंदी उभर आते हैं। यहाँ बिना बहुमत के अल्पमत में होते हुए इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रह रहे, ये इनकी काबिलियत, ये इनका विशेष योग्यता में शामिल है। अगला जो प्रश्न आपके सामने, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं? मरुस्थल के क्षेत्र में, रेगिस्तान के क्षेत्र में, अब यहाँ देखिए डेजर्टी कोलस नाम ही लिखा हो, डेजर्ट मतलब मरुस्थल। इस प्रकार से उसे जीरो कोल जानवर, उसे सामान्य भाषा हिंदी भाषा में जीरो कोल जानवर मरुस्थल के क्षेत्र में, तो आपको पता है ऊंट को कहते हैं मरुस्थल का रेगिस्तान। इसके अलावा मरुस्थल में भिन्न भिन्न प्रकार के सरीसृप वर्ग, विभिन्न प्रकार के बिच्छू कुछ वहाँ जो है विशिष्ट किस्म के पाए जाते हैं। फिर आपके सामने है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 निम्न से कौन तथ्य उजागर हुआ? पहला जो है उच्च जाति 15.52%, ये गलत है। बिहार में उच्च जाति में 4 जाति को रखा गया। ब्राह्मण, तो बिहार की कुल आबादी का 3.65% ब्राह्मण है। दूसरे नंबर पर राजपूत 3.45%, 3.45% राजपूत है। नंबर 3 पर भूमिहार 2.86% भूमिहार और 0.60% कायस्थ हैं। अर्थात बिहार की कुल आबादी का मात्र 10.56% जो है यह उच्च जाति का, अग्रणी जाति का फॉरवर्ड कहे जाते हैं। तो पहला आंकड़ा तो गलत है। दूसरा आंकड़ा कहता है अनुसूचित जाति जनजाति। अब बिहार में अनुसूचित जाति अर्थात जिसे हरिजन कहते हैं उसकी आबादी 19.65% और आदिवासी की आबादी है 1.68%। अर्थात कितना हो गया? 8 5 13 के 3 बाकी 1, 6 दूनी 12, 13 के 3 बाकी 1, 9 1 10, 1 11 के बाकी 1 9 1 10 के 9 1 10, 1 11 के 1 बाकी 1 1 1 2 है ना। अर्थात 21.33%। हम देखिए आंकड़ा सही है। अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी जो है बिहार की कुल आबादी का 21.33%, आंकड़ा नंबर 2 सही है। पिछड़ी जाति की आबादी ओबीसी की आबादी 63.14, ये भी आपका सही है। अर्थात बी और सी दोनों सही है, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक डी। यहाँ भी देखिए बीपीएससी का उत्तर सही है। अगला जो प्रश्न है दिल्ली के लाल किला में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, आज़ाद हिंद फौज कि जब आपके माना गया कि अगस्त 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तब आज़ाद हिंद फौज का सेनानायक जिसका नाम था सहगल, शाहनवाज और ढिल्लो, इन तीनों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इन तीनों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। वो मुकदमा लाल किला में चलाया गया था। वो मुकदमा जो है केस का कार्रवाई लाल किला में हुई थी। ये हुई थी नवंबर 1945 में। यहाँ भी देखिए बीपीएससी का उत्तर सही है। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किला में आज़ाद हिंद फौज का सेनानायक सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया। इनमें इन तीनों का पैरवी करने के लिए जो वकीलों का दल बना, भोला भाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों के दल में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे, ताकि इन तीनों का पक्ष रख करके इन पर लगाए गए आरोप को निरस्त करवाया जा सके। यहाँ भी जो है
1945, 46, 44 विकल्प दिया हुआ है, तो 1945 में नवंबर में मुकदमा चला था, ये भी सही है। अगला जो प्रश्न है 108, भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 में, चाहे भारत और जापान के बीच जब भी युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम धर्म गार्जियन रखा गया है। अलग अलग देश के साथ, इंग्लैंड के साथ हो अजय वारियर, जापान के साथ हो धर्म गार्जियन, रूस के साथ हो इंद्र, थाईलैंड के साथ हो तो मैत्री, वियतनाम के साथ हो तो बिनवैक्स, चीन के साथ हो तो हैंड इन हैंड। अलग अलग देश के साथ जो युद्ध अभ्यास होता है उस युद्ध अभ्यास का एक निश्चित कोड वर्ड, एक निश्चित नाम होता है धर्म गार्जियन। जापान के साथ जो युद्ध अभ्यास हुआ धर्म गार्जियन, यहाँ भी देखिए बीपीएससी का उत्तर सही है। तो विद्यार्थी यदि आपको लगता है कि पढ़ाई का तरीका सही है, तथ्य को सही तरीके से सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है, तो आइए हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को सहयोग की भावना से जुड़े और राजधानी के इस मंच से आने वाला बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला टीचर का एग्जाम वैकेंसी का 40 से जुड़ करके 40 की तैयारी के लिए मुकम्मल तौर पर जुड़ करके पूरी तरह लाभ कमाएं, अपना एक पद को पूरी तरह सुनिश्चित कर लें। और उसके लिए सबसे उपयुक्त मंच है राजधानी कोचिंग, जहां आपको सुयोग शिक्षक के माध्यम से प्रत्येक विषय का बारीकी के साथ, सरलता के साथ, तार्किक रूप से, विश्लेषणात्मक तरीके से वहाँ तथ्य को रखा जाएगा कि प्रश्न की प्रकृति और नेचर को आप अच्छी तरह समझ करके बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दे पाओगे। यदि लगता है कि पढ़ाने का तरीका सही है, यहाँ के शिक्षक सही हैं, तो आइए भीड़ में नहीं बल्कि उस स्थान का चयन करें जहाँ पढ़ाई बेहतर तरीके से होती है। अब भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि सफलता का हिस्सेदार बने, और उसके लिए राजधानी एक बेहतर विकल्प आपके सामने है। अगला कहता है कौन सी फसल नदी में नहीं उगाया जा सकता है। अब मखाना ठीक है जल में होता है, तालाब में होगा, नदी की धारा के साथ मखाना बह जाएगा, वो तो पहुंच जाएगा बंगाल की खाड़ी में, तो कैसे उस खेती को प्राप्त करेंगे। सिंघाड़ा ठीक है तालाब में होता है, लेकिन नदी में ही सबकी खेती नहीं की जा सकती है। उपयुक्त में से तीनों का तीनों विकल्प हो जाएगा, एक से अधिक। यहाँ भी देखिए विकल्प आपका बीपीएससी का पूरी तरह सही है। अगला जो प्रश्न बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, पद्मश्री उषा किरण खां रामचंद्र खां की पत्नी थी। उषा किरण खां, नाम खान है, ये हिंदू महिला थी। रामचंद्र खां की ये पत्नी थी। रामचंद्र खान एक IPS अधिकारी थे। ये जो है सो स्वयं उषा किरण खां पटना विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की लेक्चरर थी। इन्हें जो है 2005 में 2015 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 2010-11 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसलिए इन्हें मैथिली कांचीवाह बांस पुरस्कार भी दिया गया। अर्थात 1 और 3 2 सही है, मतलब क्या हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी जो है सो आपका करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन मान सकते हैं, ये भी बीपीएससी का सही उत्तर है। कौन से प्रधानमंत्री थे जब 73वां 74वां संविधान संशोधन कब हुआ। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची और 74वां के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं में रखा गया पंचायती राज को, 11वीं में रखा गया पंचायती राज को, 12वां में रखा गया नगर निकाय को, जिसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। अब यहाँ पर देखिए 3 विकल्प आपके सामने हैं। अब इस विकल्प को आप परीक्षण करें तो यहाँ जो 3 विकल्प आपके सामने दिया है प्रधानमंत्री का, तो ये घटना कब का है। संशोधन हुआ 1992 में। संशोधन कब हुआ 1992 में। इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब प्रधानमंत्री का नाम देखिए। पहला नाम ये PV नरसिंह राव, जो 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, यही आपका उत्तर हो गया। HD देवगौड़ा
96 से 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो स्पष्ट है कि उत्तर हो जाता है पीवी नरसिंह राव। यहाँ भी देखिए बीपीएससी के द्वारा दी गई उत्तर सही है। अगला जो सवाल आपके सामने है 115 नंबर कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान अपने गाना में बड़ी फेमस गाना हो गया है ना, सागवान, जिसका फर्नीचर तैयार होता है। सागवान में सूर्य के समान चमक होती है, काफ़ी शाइनिंग उसमें होता है। भारत का में जो है मध्य प्रदेश के वन में लगभग 17.8% अकेले सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, बिहार का कुल क्षेत्रफल 93,163 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 94,000 वर्ग किलोमीटर में वन पेड़ पौधा है, उसमें 17.8% पर अकेले सागवान है। तो सागवान का वृक्ष मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो फर्नीचर की लकड़ी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगला जो आपके सामने प्रश्न है कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण पर भाषा एटलस बनाया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1985 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है दिल्ली में। ये जो है सो भारत के अलग अलग राज्यों में जो भाषा बोली जाती है, जिसमें 22 भाषा हमारे राजकीय भाषा में शामिल है, उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी 24 भाषा में पुरस्कार भी दी जाती है। और यह बिहार में ही भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, अन्य भिन्न भिन्न भाषा 3000 से अधिक भाषा भारत में बोली जाती है। ये सभी को एटलस के रूप में तैयार किया है कि किस राज्य में किस स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भारत का क्या है? एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। लैंग्वेज भाषा कहाँ बोला जाता है, इसका प्रोजेक्ट इसमें दिया गया है। जब उत्तर यहाँ भी सही है। अगला जो सवाल आपके सामने है कहता है भारत वर्ष तथा उसके पड़ोसी के संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत की पड़ोसी देश कौन है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब भारत की पड़ोसी देश है। तो भारत जो है विदेश नीति में शांति और अहिंसा पर आधारित है। भारत की पूरी विदेश नीति, भारत कभी आक्रमण नहीं करता है। पड़ोसी पाकिस्तान लगातार भारत के लिए व्यवधान पैदा करता है, लेकिन फिर भी भारत अपने ओर से उस पर आक्रमण नहीं किया है। तो शांति और अस्तित्व के साथ रहते हैं। 1954 में भारत ने चीन के साथ मिलकर पंचशील समझौता किया था, जिसमें पंचशील मतलब आचरण, 5 प्रकार की आचरण क्या होगा? हस्तक्षेप, एक दूसरे के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनाक्रमण, एक देश दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। अलग बात है कि 1962 में संधि की उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने बांग्लादेश ने, चीन ने आक्रमण किया। तीसरा कहता है सह अस्तित्व, दोनों पड़ोसी हैं, यह सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, भूगोल को बदला नहीं जा सकता। तो दोनों शांतिपूर्वक सह अस्तित्व, दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करके शांति के साथ रहेंगे। चौथा कहता है परस्पर सहयोग, आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे ताकि सशक्त और मजबूत राष्ट्र बन सकें। क्षेत्रीय अखंडता, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। लेकिन इस समझौता का चीन कभी भी पालन नहीं किया। यहाँ भी क्या है? अब भारत 1961 में जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से ही 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें तो पूरी तीनों का तीनों सही है। अगला है कारगिल किस नदी के किनारे? कारगिल, आपको मालूम है 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल लद्दाख का एक जिला है। कारगिल जो है लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक जिला है जो सुरु नदी के तट पर है। ये सुरु नदी के तट पर है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से वो नदी का निर्माण होता है। और सुरु नदी वह सिंधु नदी की सहायक नदी है, उसके तट पर अवस्थित है कारगिल। तो हर एक प्रश्न जो विकल्प के रूप में है, झेलम नदी, वो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है।
सिंधु नदी मूलतः पाकिस्तान के क्षेत्र की लेह लद्दाख से ये नदियाँ भी गुजरती है। तो हर एक प्रश्न को क्यों और कैसे के साथ, हर एक प्रश्न क्यों और कैसे के साथ पूरे विश्लेषणात्मक वर्णनात्मक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य यही है क्योंकि एग्जाम हो चुका है, इसका बीपीएससी के द्वारा आंसर जारी किया जा चुका है, यूट्यूब के माध्यम से यकीनन तौर पर प्रत्येक विद्यार्थी इसका विश्लेषण कर चुके होंगे, जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। उद्देश्य ये है कि आप हमारे पढ़ाने के तौर तरीके को देखें, समझें कि मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ। ये जो एक प्लेटफॉर्म है आपके सामने, इस प्लेटफॉर्म पर आपके भिन्न अलग अलग शिक्षक जो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, तो राजधानी कोचिंग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, राजधानी कोचिंग के एप्लीकेशन के माध्यम से, राजधानी कोचिंग के ऑफलाइन के माध्यम से आप बेहतर, सटीक और एक्यूरेसी के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत किया कि आप मुझे देखें, मेरी योग्यता को देखें, पढ़ाने का तरीका देखें। यदि सही लगता है तो जुड़िए और सफलता का मार्ग प्रशस्त कीजिए। धन्यवाद।